So hello, hi, क्या हालचाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चा बारी आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही मजेदार चैप्टर ये रहने वाला है, बट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने रैशनलाइज्ड सिलेबस के अंदर इस चैप्टर को काफी छोटा कर दिया है। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, और फिर उन टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस वन शॉट वीडियो में। तो फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4 आपका ये है इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर के अंदर अगर आप यहां पर देखें तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपके सिर्फ दो ही टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आने वाला है वो है फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये दो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और हम इस वन शॉट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के इन दो टॉपिक्स को जो 2024-25 रैशनलाइज्ड सिलेबस के अंदर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इस चैप्टर की तरफ और करते हैं क्लास की शुरुआत एंड डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को। देखो क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा, समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है या कितना महत्वपूर्ण होता है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करी कि किस तरीके से प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चीजें हुआ करती थी, और यह भी देखा, यह भी समझा कि कैसे एंशिएंट टाइम से ही व्यापार हुआ करता था, ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, एक इंटीग्रेशन था। तो वही सब चीजें ग्लोबल टाइम्स के अंदर हम समझेंगे, देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए, अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो लास्ट 50-60 ईयर्स के अंदर आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि पिछले कुछ ईयर्स के अंदर, कुछ डेकेड्स के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज, उनका रोल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पिछले 20-30 साल के अंदर अगर हम देखें तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का रोल काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी हो गई बच्चा? मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो एक से ज्यादा देश के अंदर अपना व्यापार करती हैं, या यह कहिए कि एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग देशों के अंदर अपना सेटअप बैठा करके रखती है, प्रोडक्शन करती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर बात करें एप्पल की, तो एप्पल आईफोन की अगर हम यहां पर बात करें तो एप्पल अगर आप देखो तो यूएसए की कंपनी है। कहां की कंपनी है बच्चा? यूएसए की कंपनी है। और एप्पल के प्रोडक्ट्स आपको भारत के अंदर भी बनते हुए देखने को मिलेंगे, चाइना के अंदर बनते हुए देखने को भी मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स और भी बहुत से देशों में बनते हुए देखने को मिलेंगे। और हो क्या रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे आप मैक्सिको हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका में कहीं हो, कहीं भी हो, हर जगह आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एप्पल क्या हुआ? एक एमएनसी हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गया, जो अलग अलग देशों के अंदर क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो पिछले 20-30 ईयर्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का रोल विद द टाइम बढ़ता जा रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पॉपुलर होते जा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कंपनियां क्या कर रही हैं? ये ऐसे जगहों को ढूंढ रही हैं जहां पर
इनका प्रोडक्शन सस्ता हो सके, जहां पर इनको लेबर सस्ती मिल सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज इनके फेवर में हो। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो कुल मिलाकर के पिछले 20-30 इयर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या करते हैं? अलग अलग देशों के अंदर जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें यहां पर, फॉर एग्जांपल एप्पल ने भारत के अंदर कोई फैक्ट्री लगानी है। अब भैया जब फैक्ट्री लगानी है तो हवा में तो लगाएगा नहीं, जगह लेगा, लैंड लेगा, तो उसको लैंड भी इन्वेस्ट करना होगा, मशीनरी में भी इन्वेस्ट करना होगा, साथ ही साथ लोगों को हायर भी करना होगा, ऑफिस वगैरह भी बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो एप्पल इंडिया के अंदर करेगा वो इंडिया के लिए क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक विदेशी कंपनी आकर के हमारे देश के अंदर क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी तेजी के साथ क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। चाइना हो गया हो, वियतनाम हो गया हो, भारत हो गया हो, जापान हो गया हो, या अगर आप बांग्लादेश देखें, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज देखें, आपको देखने को मिलेगा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ साथ फॉरेन ट्रेड, व्यापार भी बढ़ रहा है अलग अलग देशों के बीच में। और जब यह सब हो रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अलग अलग देशों के अंदर जाकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एक बहुत ही बेहतर कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल मैंने आपको एप्पल का तो दिया ही, एप्पल का एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाया ही, बट कुछ जो हमारे गाड़ी के शौकीन बच्चे हैं, जिन्हें गाड़ियां बहुत पसंद है, तो गाड़ी की अगर हम यहां पर बात करें तो एग्जाम्पल आप फोर्ड मोटर्स का लीजिए, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। फोर्ड मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर है, हुआ करता था, अब बंद हो गया है। बट जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर था तो क्या होता था? फोर्ड भारत के अंदर गाड़ियां बनाता था, चाहे फोर्ड फीगो हो गई हो, या इको स्पोर्ट हो गई हो, या अपनी एंडिएवर हो गई हो। कमेंट्स करके बताओ आपको कौन सी पसंद है। मुझे तो एंडिएवर बहुत पसंद है, फॉर्च्यूनर से ज्यादा पसंद है। तो हम क्या देखते हैं कि जो फोर्ड गाड़ियां भारत में बनाया करता था, वो उन गाड़ियों को सिर्फ भारत की मार्केट के लिए नहीं बनाया करता था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ये कार्स यहां पर नहीं बनाई जाती थी। इन कार्स को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी करा जाता था। यानी कि भारत में जो गाड़ी बनती थी, जो गाड़ी फोर्ड भारत के अंदर बनाता था, इस गाड़ी को हम आस पड़ोस के देशों में भी भेजते थे। बांग्लादेश में बेच देते थे, या कहिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बेच दिया, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बेच दिया, जहां डील हुई वहां बेच दिया। तो क्या होता था कि फोर्ड मोटर्स भारत के अंदर अपना प्लांट लगाए हुए है, गाड़ियां बना रही है, पार्ट्स बना रही है, इंडियन मार्केट में दे रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर के भारत से एक विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, अलग अलग देशों के अंदर क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा। यह समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा क्या? फॉरेन ट्रेड, उतना ज्यादा व्यापार। कहते हैं ना कि भैया आप अपने बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगाओगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। तो सिमिलरली जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा फॉरेन ट्रेड यहां पर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा।
उतना ज्यादा अलग अलग कंट्रीज की मार्केट्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो आप देखो, भारत में गाड़ी बन रही है, अलग अलग देशों में बिक रही है, कंपनी अमेरिका की है, तो क्या है, सबके संबंध बेहतर हैं। अमेरिका की कंपनी भारत में चल रही है, वो खुश। भारत के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, अमेरिका की कंपनी कर रही है, हम खुश। भारत से सामान दूसरे देशों में जा रहा है, गाड़ियां बन करके, मोबाइल बन करके जा रहे हैं, हमको भी फायदा, कंपनी को भी फायदा, उस देश को भी फायदा, सबकी बल्ले बल्ले, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन ट्रेड होगा, उतना ज्यादा इंटीग्रेशन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी इंटीग्रेशन को जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है गाइस? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। जब अलग अलग देश की इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था, अलग अलग देश इकोनॉमी को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के, गुड्स और सर्विसेज को लेकर के जब साथ आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? हु इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हियर इन द एंटायर प्रोसेस? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज। MNCs are playing a major role in the process of globalization. तो आप आज देखो, आज भारत के अंदर आपको एप्पल का मोबाइल भी मिल जाएगा जो एक अमेरिकन कंपनी है, सैमसंग का मोबाइल भी मिल जाएगा जो एक कोरियन कंपनी है। भारत के मोबाइल तो हैं ही, इसके अलावा भारत की कई चीजें आपको दूसरे देशों में भी मिल जाएंगी। तो चाहे हल्दीराम की बात करो, चाहे बजाज की बात करो, सब है भैया। जो बजाज का चेतक भारत में चलता हुआ देखने को मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जाओ, कीनिया, सोमालिया, सब इधर भी मिलेगा। टीवीएस की जो बाइक भारत के अंदर चलती है, वो वहां भी मिलेगी। तो ये क्या है? ये इंटीग्रेशन है अलग अलग देशों के बीच में। और इस इंटीग्रेशन में हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, और भैया पीछे रह जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश के अंदर हमें मूव होती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें, समझें, तो आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज बहुत ज्यादा पास हमें आती हुई देखने को मिल रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी डोर है जो अलग अलग देशों को बांधे हुए है, अलग अलग देशों को कनेक्ट किए हुए है। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आप सीधे देखिए किस तरीके से आज हर एक चीज जो विदेशी है वो भारत में अवेलेबल है और भारत की चीज बाहर अवेलेबल है। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले कुछ ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन काफी तेजी के साथ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अच्छा, इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्हीं का मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ यही चीजें नहीं जा रही, ये फिजिकल चीजें नहीं ट्रांसफर हो रही। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भैया लोगों का मूवमेंट भी हो रहा है। आप अगर देखो तो आज आपको क्या देखने को मिलेगा? आज आपको देखने को मिलेगा कि भारत के लोग आपको हर देश में मिलेंगे, अलग अलग कंट्रीज के लोग भारत में मिलेंगे। कोई पढ़ने आया है, कोई टूरिज्म की वजह से आया है, तो कोई व्यापार के उससे आया है। हर एक कनेक्शन, मूवमेंट ऑफ पीपल हमें यहां पर देखने को मिलता है। यही मूवमेंट ऑफ पीपल की जब हम बात करते हैं तो मुझे विराट कोहली याद आ जाता है। जब विराट कोहली की नई नई शादी हुई तो विराट कोहली और अनुष्का जी घूमने गए। वो एक ऐसे देश में घूमने गए बेचारे कि जहां उन्हें कोई मिले ना, ठीक है। अब विराट कोहली जाते हैं कैफे के अंदर, आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी, उन्हें वहां पर एक इंडियन भाई साहब टकर जाते हैं। अब विराट कोहली कहते हैं कि भैया थोड़ा
आनाकानी करते हैं, मतलब प्रीवियसली अपनी चाहते थे तो थोड़ा सा वो इग्नोर करते हैं कि चलो आई कांटेक्ट ना हो, बच के अपना कॉफी कूफी लें, हम अपना एंजॉय करें अपना प्राइवेट टाइम। वो भाई साहब आते हैं विराट कोहली के पास कि पाजी मैं भी इंडिया तो मैं भी कोहली। यहाँ बताओ, वर्ल्ड इज सो स्मॉल, कितना छोटा है ये संसार, ये जग। विराट कोहली को एक ऐसे अनजान देश में जहां कोई आता जाता नहीं है, मतलब जहां आप कह लीजिए कि वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पॉपुलर नहीं है, वहां पर एक कोहली ही मिल गया। तो मूवमेंट ऑफ द पीपल है ना। वो कोहली भाई साहब भी क्या है, भारत से वहां गए होंगे, चाहे नौकरी की तलाश में, बिजनेस की तलाश में। विराट कोहली जी भी गए हुए थे मैडम जी के साथ अपना घूमने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो एक देश से दूसरे देश में जा ही रहे हैं, बट लोग भी जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और लोग क्यों जाते हैं? लोग जाते हैं एक देश से दूसरे देश में ताकि उन्हें बेटर इनकम मिल सके, बेटर जॉब्स मिल सके या बेटर एजुकेशन मिल सके। तो अलग अलग पर्पस से लोग हमें अलग अलग देशों के अंदर जाते हुए देखने को मिलते हैं। और यही ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। यही लोग अलग अलग देशों को कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भैया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आप क्या बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। Multinational corporations are playing a major role in the process of globalization. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. है ना, पिछले कुछ ईयर्स में हम देख रहे हैं कि आजकल ज्यादा इंटरकनेक्शन हो गया है और गुड्स और सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के अलावा लोगों का मूवमेंट भी हमें यहां पर होता हुआ क्या है, देखने को मिल रहा है। तो ये था आपके इस चैप्टर का पहला पार्ट, वो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन तो हम समझ गए, हमने देख लिया। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एमसीक्यू आ सकता है, वो भी हमने देखा। पूछ लेगा कि भैया ग्लोबलाइजेशन के अंदर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। अब ये पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है कि भैया ग्लोबलाइजेशन के पीछे के कारण क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। वो समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन को कौन कर रहा है, पुश कौन कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को। सो सेकंड टॉपिक की तरफ चलें तो सेकंड टॉपिक इज फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखिए क्या है कि जब बात आती है फैक्टर्स की कि क्या कारण है जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन या फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आज के समय पर आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बीच में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक रैपिड इंप्रूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो रैपिड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी की फील्ड में हुआ है, इसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, स्टिमुलेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। सो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तेजी से जो आज हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? पिछले कुछ ईयर्स में टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हुई। शुरुआत हुई टेलीग्राफ से, फिर टेलीफोन आए और अब मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। पहले क्या होता था, पहले भैया कबूतर को भेजना पड़ता था कि कबूतर जा 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 संदेशा ले जा, है ना। तो पहले क्या होता था कि फिजिकल फॉर्म में जाकर के मैसेज देना पड़ता था, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए निकली, तो वो अपने साथ एक लेटर लेकर के आई जो भारत के, मतलब या कहें मुगल एम्पायर के रूलर को देना था। तो उस लेटर में नाम था अकबर का, क्योंकि उनको पता था कि अकबर जो है वो मुगल एम्परर हैं। बट
तब तक जब तक वो भारत आए, लेटर वहां से लेकर के निकले, थोड़ा टाइम लगा भारत आने में। जब वो भारत आए तो अकबर जी भाई साहब चल पड़े थे। जहांगीर उनके बेटे राजा बन गए थे, मुगल एम्परर बन गए थे। तो कम्युनिकेशन बहुत क्या था, स्लो था। पहले एक जगह से दूसरी जगह संदेशा पहुंचाने में बहुत समय लगता था। बट जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ, टेलीग्राफ का डेवलपमेंट हुआ, टेलीफोन का डेवलपमेंट हुआ, फैक्स का डेवलपमेंट हुआ, मोबाइल फोन्स का डेवलपमेंट हुआ, अब क्या हो गया, कहीं भी कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आप इंस्टेंटली यूं चुटकियां बजा करके क्या कर सकते हो, अब कॉल कर सकते हो, मिलाओ भैया सीधा कॉल। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये क्यों हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से। तो जितने ज्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस डेवलप हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन उतनी ज्यादा आसान हो गई। और जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन आसान हुई, उतना ज्यादा इंटीग्रेशन आसान हो गया, ग्लोबलाइजेशन आसान हो गया। अब अगर किसी को विदेश में बात करनी है तो आसानी से बात हो सकती है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर और डेवलपमेंट की, तो इंटरनेट के आने से तो चीजें भैया और आसान हो गई। इंटरनेट के आने से हम क्या देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग है वो बहुत आसान हो गया, तेज हो गया, फास्ट हो गया। तो आज आप देखते हैं कि ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टिमुलेटेड, है ना। जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कम्युनिकेशन के इंप्रूवमेंट के साथ, डेवलपमेंट के साथ क्या हो गया, और बेहतर हो गया। तो पहला फैक्टर हो गया टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। दूसरा फैक्टर यहां पर जो हम देखते हैं, जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हमें तेजी से होता हुआ देखने को मिलता है, दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। आज के समय में, या ये कहिए कि पिछले 10-20 साल के अंदर हर एक देश ये चीज समझ चुका है कि अगर मैं अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज नहीं करूंगा, मैं अगर अपनी इकोनॉमी को नहीं खोलूंगा, तो भैया मैं पीछे रह जाऊंगा। तो जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिबरलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये क्या है, कैसे है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, जब हम यहां पर बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ आएगा। आप अब ये सोचो कि भैया आपका एक घर है, उस घर को आप किराए पर देना चाहते हो। अब आपके घर में कोई आया कि भाई साहब जरा घर दिखा देते, आपने कहा भैया ताला लगा है, बाहर से देख लो। तो क्या आपका घर किराए पर चढ़ेगा? या अगर आप उस चीज को बेच रहे हो तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि भैया ताला लगाए हुए हो। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या, कि हम अपनी पॉलिसीज को आसान कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। जब ट्रेड बैरियर्स रिमूव होंगे तो क्या होगा, तो यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्या होगा बच्चा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि भैया आपने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अलग अलग देशों से कंपनियां आएंगी, आपके यहां पर इन्वेस्ट करेंगी। जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या होगा भैया, उतना ज्यादा जो है यहां पर हमें फॉरेन ट्रेड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। उतना ही ज्यादा हमें फॉरेन ट्रेड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के बढ़ने से हमारा
ग्लोबलाइजेशन यहां पर बढ़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही लिबरलाइजेशन होगा आपकी इकोनॉमी ओपन होगी, आप ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करोगे, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश के अंदर बढ़ने लगेगा। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगेगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली लिबरलाइजेशन प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर भारत की ही बात करें तो देखिए क्या था, भारत के अंदर पहले टैक्स को इंपोर्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट्स का मतलब क्या, जो हम विदेश से सामान मंगाते थे, दो चीजें होती हैं। इंपोर्ट जो आपके देश में आ रहा है, इन हो रहा है, कहां से, फॉरेन कंट्री से भैया, कहां से, फॉरेन कंट्री से भैया। फिर आता है दूसरा एक्सपोर्ट, दूसरा आता है एक्सपोर्ट। एक्स जो आपकी जिंदगी से चला गया, जो आपका देश से सामान चला गया, तो एक्स का मतलब क्या कि भैया एग्जिट कर गया है। क्या कर गए हैं, एग्जिट कर गए हैं। कहां से, आपके देश से, यूर कंट्री से। तो एक्सपोर्ट जो सामान हम अपने देश से दूसरे देशों में भेजते हैं, सेल करते हैं। इंपोर्ट जो सामान हम दूसरे देशों से, विदेशों से खरीदते हैं, अपने देश में मंगाते हैं। तो पहले क्या होता था, टैक्सेस जो हैं वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए विदेश से आपको कोई सामान मंगाना है, आपकी सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि भैया 100% टैक्स है, तो आप वो मंगा ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि वो चीज महंगी हो जाएगी, कम लोग मंगा पाएंगे। तो क्या होगा, ट्रेड बैरियर हो गया, व्यापार हो नहीं पा रहा, रुकावट आ गई है इस टैक्स की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जब टेस्ला कार भारत में आना चाहती थी तो इलॉन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट से बात करी कि भैया मैं भारत के अंदर गाड़ी बेचना चाहता हूं। तो नितिन गडकरी और मोदी जी ने कहा कि आओ बेचो, हम तो ईवी के लिए प्रमोट कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि मैं फैक्ट्री भारत में नहीं लगाऊंगा, फैक्ट्री मेरी चाइना में ही लगेगी। तब कोई इलॉन मस्क से पूछे कि भैया हम पागल हैं क्या, चाइना से गाड़ी बना के तू यहां लाएगा, और हमारे टाटा को, महिंद्रा को जो ईवी के अंदर कदम रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कंपटीशन देगा। तो भारत सरकार ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। वो इतनी महंगी हो गई टेस्ला की गाड़ियां कि भारत के अंदर कुछ चंद ही लोग, मुट्ठी भर लोग उसको क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। इसीलिए हम देखते हैं कि टाटा, महिंद्रा और बाकी इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह काम यहां पर करा। तो टैक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैक्स लगा की मदद से ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, इन ट्रेड बैरियर्स की मदद से ही। तो यहां पर टैक्स जो है क्या है, एक तरीके का ट्रेड बैरियर है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी इंपोर्ट्स के ऊपर तो क्या होगा, फॉरेन ट्रेड उस चीज का कम हो जाएगा, इंपोर्ट जो है कम हो जाएंगे। टैक्स घटाएगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी, तो उसका फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। और अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि अंग्रेजों के अत्याचारों के बाद भारत के हालात बहुत खराब थे, और भारत सरकार आजादी के बाद चाहती थी कि हमारे देश की इंडस्ट्री ग्रो करे, डेवलप करे, ये वेस्टर्न कंट्रीज आकर के हमारी मार्केट को डिसरप्ट ना कर दे, खराब ना कर दे, हमारे लोगों को खा ना जाए। इसके लिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा ताकि इंडिया के अंदर क्या हो सके, इंडियन कंपनीज डेवलप हो सके, उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। तो हम देखते हैं कि भैया इंडिपेंडेंस के बाद भारत के अंदर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहा। बट आगे पहले के समय पर हम देखते थे कि गवर्नमेंट जरूरी चीजें ही, चाहे
अपना मशीनरी हो गई हो, फर्टिलाइजर हो गए हो, पेट्रोलियम हो गए हो, जिस चीज को लेकर के हम पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उसी को हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। बट आगे चल करके सरकार को यह चीज समझ आ गई कुछ टाइम बाद कि भैया अब देखो ऐसा नहीं हो पाएगा। 1991 के अंदर जब हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अब हमें पॉलिसी चेंजेस करने होंगे। उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो प्रधानमंत्री थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो हम देखते हैं कि 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंजेस करे और अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा, ओपन करा, ताकि हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर सके, वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स के साथ कंपीट कर पाए। तो सरकार को लगा कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स सक्षम हैं वर्ल्ड के साथ कंपीट करने में और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए, इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए यह जरूरी स्टेप है। तो 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया और हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन उसके बाद हुआ। तो 1991 रिफॉर्म्स को आप एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं हो रही कि भैया कहीं रोटी बनाने की बात सोचने लगो कि एलपीजी गैस है क्या, नहीं। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। इसके अंदर क्या करा, भारत सरकार ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करा ताकि कंपटीशन बेहतर हो सके, परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, क्वालिटी चीजों की इंप्रूव हो सके और इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट करा। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया और उस वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन होता हुआ देखने को मिला। तो यहां पर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भैया जब बात आती है बैरियर्स की, तो ये जो बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है और लिबरलाइजेशन से इन बैरियर्स को रिमूव करा जाता है और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो व्हाट लिबरलाइजेशन इज? लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। और लिबरलाइजेशन से कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है वो मैंने आपको समझाया ही अभी पीछे। तो 1991 के अंदर भारत के अंदर भी हमें लिबरलाइजेशन होता हुआ देखने को मिला, भारत की इकोनॉमी ओपन होती हुई हमें देखने को मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी अलग अलग कंपनीज का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भारत के अंदर आई और सिर्फ वही नहीं, भारत की कंपनियां भी अलग अलग देशों में गई। जैसे टाटा विदेशों में गई, टाटा ने जाकर के भैया लैंड रोवर, रेंज रोवर को अपना कर लिया कि भैया चलो हम खरीदेंगे तुम्हें, है ना। तो ये सब डेवलपमेंट हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले विद द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विद द रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन along with the process of liberalization, globalization get stimulated। तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दो मेन जो सबसे बड़े फैक्टर हैं, उसमें सबसे पहला है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, साथ में अपना लिबरलाइजेशन। तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, तो देखो क्या है कि जब लिबरलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अलग अलग देश व्यापार करेंगे ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो कोई डिस्प्यूट होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उनको सॉल्व करने के लिए भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो वो हमें देखने को मिलती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अगर हम बात करें तो WTO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करा जाए, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा जाए, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बनाया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई कंफ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट आ गया है, अलग अलग देशों के बीच में कोई दिक्कत परेशानी आ गई है व्यापार को लेकर के, तो उसको
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए अलग अलग कंट्रीज को, जहां पर डिबेट और डिस्कशन किया जा सके, वार्तालाप किया जा सके। तो WTO एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये इनिशिएटिव डेवलप्ड कंट्रीज का ही है ऑलरेडी, जैसे कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप पूरा ही ले लो आप, और रशिया हो गया। इन्हीं कंट्रीज का ये इनिशिएटिव था। WTO ने कहीं ना कहीं क्या करा, रूल्स एस्टैब्लिश करे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। WTO ने ये इंश्योर करा कि हर देश इसको ओबे करे। आज के समय पर अगर हम देखें तो 160 कंट्रीज के अराउंड देश इसके जो है मेंबर हैं WTO के। साथ ही साथ WTO ये कोशिश करता है कि भैया फ्री ट्रेड हो सके, मतलब कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। बट जैसे कि मैंने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज का इनिशिएटिव है, तो डेवलप्ड कंट्रीज बदमाश हैं, बदमाशी करते हैं। ऐसा ही WTO भी बदमाशी करता है। बीच बीच में ये WTO जो है वो डेवलपिंग देशों के ऊपर फालतू का प्रेशर भी डालता है ना। जैसे भारत हो गया, भारत के भी डिस्प्यूट चलते रहते हैं WTO के साथ कुछ इश्यूज को लेकर के। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारा एक इशू है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारा क्या प्रॉब्लम है WTO के साथ। WTO कहता है कि भैया जो तुम अपने किसानों को सब्सिडी देते हो, जो MSP पर उनसे सामान खरीदते हो, वो मत खरीदो। हम कहते हैं कि भैया हमरा पैसा, हमरे किसान, हम उनसे खरीदें ना खरीदें, तुम्हें क्या दिक्कत है। पर WTO को दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका को दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं WTO डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर के बायस्ड भी है। वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फेवर भी करता है। बट स्टिल ठीक है, बैठे हैं यहां पर भाई साहब रूल्स और रेगुलेशंस को मैनेज करने के लिए। तो ये था WTO, जो इंटरनेशनल ट्रेड को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रेगुलेट करता है। ठीक है, तो WTO के क्या काम हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के ये चेक करना कि सब कंट्रीज एक रूल बेस्ड ऑर्डर पर चलें। साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ये सब काम है हमारे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये था आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर इतना ही आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला पार्ट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसको हमने समझा, और दूसरा फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने वो भी देखा, समझा कि कैसे टेक्नोलॉजी हो गया हो, कम्युनिकेशन हो गया हो, लिबरलाइजेशन हो गया हो, उनकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन होता हुआ देखने को मिला, और लास्ट में WTO की भी बात करी। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर था। डेवलपमेंट हम कर चुके, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम कर चुके, मनी एंड क्रेडिट हम कर चुके, और ये लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन भी हो गया। तो इसी के साथ आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट होती है वन शॉट में। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQs और आंसर राइटिंग सेशंस तो इस चैप्टर के करते ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम आने वाले दिनों में आपके लिए लाएंगे ही। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।